चैप्टर 9 है स्ट्रेट लाइन या द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि जब भी हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है कि वो पॉइंट एक प्लेन में जिस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका सही आइडिया कैसे लगेगा, तो उसके पोजीशन को डिफाइन करने के 2 मेथड है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं दोनों के बारे में बता देता हूं, लेकिन ये पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो अभी 11th के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है नहीं, पर इंफॉर्मेशन दोनों की मैं दे रहा हूं। अब तुम इसको सुन लो। देखिए जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं ये एक्सिस ना लूं, कहीं भी एक पॉइंट ले लूं, तो हमें इस पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जो पॉइंट की पोजीशन है वो हमेशा एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है, और एक्सिस बनाया जाता है यहाँ पे 2D प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि 3 डायमेंशनल भी होता है, वो आप 12th में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 टाइप के सिस्टम चलते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले 2D वाले, और दूसरा जिसमें एक्स वाई और जेड 3 डायमेंशन। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन फिगर भी समझ लेते हैं कि जैसे कॉपी का अगर कोई भी पेज है या प्लेन पेपर है तो वो क्या है 2 डायमेंशनल, और अगर हम कोई भी रूम या मैच बॉक्स या ब्रिक्स की बात करें तो उसमें लेंथ है, उसमें विड्थ है और उसमें हाइट भी है। तो ये रूम क्या है 3 डायमेंशनल फिगर है। तो जब 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं उसमें 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और जब 2 डायमेंशन होते हैं तो वहां पर 2 ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस तरह से ये एक्सिस का यूज हुआ। अब कोई भी पॉइंट जब हम मार्किंग करते हैं तो वो एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही मार्किंग करते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट P है जिसका ये एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो A है, ये वाला ये A है, और वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस है B। ये P का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या है ये A, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस B, ये एक्स एक्सिस से। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है ना वो उसका कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है जिसकी मेजरमेंट वाई एक्सिस पे होती है वो क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट में जब हम लोग ब्रैकेट में कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की होती है और सेकंड वैल्यू, तो अगर मैं बोलता हूं कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट और वाई एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे होगा। और उसको ज्वाइन कैसे करते हैं, जैसे रेक्टेंगल बन जाए या फिर स्क्वायर बन जाए, तो उससे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, उससे पोजीशन आ जाती है। ठीक है, ये तो क्या हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, समझ में आ गया। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, फर्स्ट वैल्यू एक्स की और सेकंड वैल्यू वाई की। अब थोड़ा तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट की भी जानकारी दे देते हैं। जब हमको यही एक्सिस दे दिए जाते हैं और ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस बताया जाता है कि कोई डिस्टेंस है इसका r, और ये जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, इसका एक्स एक्सिस से एंगल भी गिवन हो, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करें थीटा से, तो पोलर कोऑर्डिनेट में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r, थीटा। ठीक है, यहां पे r, थीटा और AB में रिलेशन भी होता है। r ओरिजिन से डिस्टेंस है, इसलिए r की वैल्यू होती है √a² प्लस b²। मैं यहाँ पे वेरीफाई भी करा देता हूं। अगर मैं ये P से परपेंडिकुलर डाल दूं, P है, और ये वाला डिस्टेंस हम A लेके चल रहे हैं और ये वाला B,
और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं? तो आर की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये एंगल थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस में बी अपॉन ए। मॉड्यूलस क्या है? वो पॉजिटिव वैल्यू रखने के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पोलर कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का फिगर है, और ये रिलेशन है बिटवीन आर थीटा और ए एंड बी। यहाँ पे ए कॉमा बी चलता है। अगर ये डिस्टेंस एक्स और वाई है तो क्या लिखेंगे? एक्स कॉमा वाई, और इसमें चलता है आर कॉमा थीटा। इतनी बात समझ गए? ठीक। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन किसकी देख रहे हैं आप? ओरिजिन। ओरिजिन की डेफिनेशन तो आप खुद बना दोगे। क्या होती है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस which are known as x axis and y axis is called the origin। यहाँ पे मैं एक बार एक फिगर बना दूं या इसके लिए यहाँ पे बना देता हूं। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, x x डैश y y। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही क्या होता है? ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। नेक्स्ट क्या है? एक्सिस ऑफ रेफरेंस। एक्सिस ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जब भी कोई भी अननोन पॉइंट जिसके पोजीशन हम लेते हैं, किसके रेफरेंस में लेते हैं? पॉइंट की पोजीशन किसके रेफरेंस में लेते हैं? एक्सिस के। कौन कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक नाम और है इसका, एक्स ओ एक्स डैश, और एक नाम ये भी है एक्स एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश और वाई वाई डैश। इन्हीं को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रेफरेंस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड एक्सिस ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट क्या है? एब्सिसा। एब्सिसा एक्स के रेफरेंस में यूज किया जाता है। एक्स एक्सिस ये जो है ना, इसी को क्या बोलेंगे? एब्सिसा। जैसे कोई एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो जब हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, और तो ये जो एक्स एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट है ना, इसी को क्या बोलते हैं? एब्सिसा एक्स। और वाई एक्सिस का जो ये इंटरसेप्ट है इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट वाई। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसमें क्या लिया गया है? PN, OM और PN। तो ऐसा करता हूं मैं, इसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट के नाम कर देता हूं। ये है, और इधर M होगा। ये है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना इसका OM, और OM इक्वल टू PN। तो ये दोनों वैल्यू क्या है? X। और जो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लो कि X एक्सिस पर जो लेंथ आएगी वो क्या है? एब्सिसा। और जो Y एक्सिस पर लेंथ आएगी ऑर्डिनेट। सिंपल, बस X एक्सिस को ये एब्सिसा और Y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? जब टू ऐसी वैल्यूज जो पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करती हैं, उसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई। समझ गए? कोऑर्डिनेट जो पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करें, एब्सिसा जो एक्स की वैल्यू है, ऑर्डिनेट जो y की वैल्यू है, एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है वो एक्सिस है, और लास्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेंट। तो व्हेन वी ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इन एनी प्लेन, then these lines divide the plane into 4 equal parts
and each part is known as the quadrant. The axis x o x dash and y o y dash divide a real plane into 4 parts and each part is called a quadrant. ठीक है, there are 4 quadrants in a plane. ठीक है, इसमें से कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई डाउट किसी का? देखिए, देखो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है. एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या होता है? ओरिजिन होता है. और इससे ये 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं. तो ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं इनमें साइन कैसे रहते हैं? तो इनमें साइन आते हैं एक्सिस के हिसाब से. जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू किसकी रहती है और सेकंड वाली? तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव. अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एक्स कैसा रहता है? नेगेटिव, और वाई कैसा रहता है? पॉजिटिव. तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू. अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है. तो इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे वो सभी क्या होंगे? नेगेटिव दोनों वैल्यू होंगी. एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा. ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट किस किस से बना हुआ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस. नेगेटिव वाई एक्सिस यानी वाई डैश. तो इसमें एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा. ऐसे ये नंबर लाइन जो मार्किंग की गई है उससे भी पता चल रहा होगा तुमको. अब अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि कोई पॉइंट है 1,2 तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में. अगर मैं बोलता हूं -1 -2 तो वो थर्ड में होगा. अगर मैंने बोला 1 - 2 तो वो फोर्थ में होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. अगर मैंने बोला -2,1 तो वो सेकंड में होगा. तो केवल साइन देख के हम क्वाड्रेंट पता कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है. अगर आप एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा. जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट, अब अगर यहां पर समझा देता हूं, ये एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे ना, जैसे ये 1 पे है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 पे. जहां 1 है वहां कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,0. जहां 2 है वहां 2,0. इसमें ये 1 है यहाँ पे 0,1. यहाँ पे -1 है, इधर -1,0. इधर -2 है, इसके 0,-2. एक्स एक्सिस पे वाई नेगेटिव और वाई एक्सिस पे एक्स नेगेटिव हुआ करेगा. ये बात समझ गए? कोई भी अगर मैं बोलता हूं कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 है तो ये पॉइंट कहां होगा? बताओ ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो. अगर मैं बोलता हूं कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0 है तो ये कहां होगा? एक्स एक्सिस पर. मैं बोलता हूं 0 भी है क्योंकि उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो वो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है तो वो कहां हुआ? y एक्सिस पे. और y की वैल्यू 0 हो गई तो ठीक है, समझ गए ना? नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. जैसे ये कोई 2 पॉइंट है, आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट दिए एक्स वाई प्लेन में. एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है. अगर हमें ये लेंथ निकालना है या ये डिस्टेंस निकालना है, तो जब ये डिस्टेंस ए बी निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा ए बी इक्वल टू √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ऐसे लिखने पर भी सही है. तुम बताना क्यों सही है. अगर मैं इसको x1 - x2 का होल स्क्वायर
और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखता हूं, तो ये सही क्यों है? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप x2 माइनस x1 करके स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा और स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और अगर +2 आएगा और स्क्वायर होगा तो भी 4 हो जाएगा। इसलिए ये दोनों ही फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 भी ले सकते हैं, और x1 माइनस और y1 माइनस y2 भी ले सकते हैं। आ गई बात समझ में? इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। और ये फॉर्मूला कोई भी ट्राइंगल की साइड निकालनी हो, कोई पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, बस इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दोनों पॉइंट के हमारे पास क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट। ये एक फॉर्मूला यहाँ पे निकाल के दिखा गया है। किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला है, तो जैसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? पी के एक्स वाई, और ओरिजिन के क्या है? 0 0। तो अगर पी के एक्स वाई है और ओरिजिन के 0 0 है, तो ये हमने मान लिया x1 माइनस x1 y1, और ये अब अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं OP और फॉर्मूला लगाता हूं दोनों में से कोई भी, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और सॉल्व होके ये क्या आ गया? अंडर रूट में। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4 है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ, तो मैं फटाफट बोल दूंगा 5 है। कितनी जल्दी निकाल दिया? कैसे निकाल दिया? अरे ओरिजिन के लिए ये होता है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट। ऐसे तो ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए सीधा सीधा क्या कर देंगे? x के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से कुछ कंडीशंस प्रूव करने को आ जाए, जैसे कि कोलिनियर करने के लिए आ जाए, अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है, प्रूव दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर whose coordinates are x1 y1, x2 y2, x3 y3। पहले आप क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे a और b में, तो ए बी निकाल लोगे, b और c में बी सी निकाल लोगे, c और a में या a और c में तो ए सी या सी ए निकालो। अगर 2 डिस्टेंस का सम, जैसे मान लो ये कोलिनियर हुए तो इस तरह से हो सकते, तो इस केस में क्या होगा कि ए बी और बी सी का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहां पे प्लस लगेगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी है, और अगर सी पॉइंट बीच में होगा तो बी सी प्लस सी ए इक्वल ए बी, और अगर ए पॉइंट बीच में होगा तो सी ए प्लस ए बी इक्वल बी सी। तीनों रिजल्ट का एक ही आउटपुट है कि तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, और अगर एनी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के कैसा हो जाए? इक्वल। सम ऑफ 2 डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तुम तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, उससे तुमको डिस्टेंस मिल जाएंगे। एक डिस्टेंस आ गया √2, एक आ गया 2√2, एक आ गया 3√2, तो √2 प्लस 2√2 कितना हुआ? तो थर्ड के इक्वल हो गया, और थर्ड के इक्वल हो गया तो पॉइंट क्या हो गए? कोलिनियर। समझ गए? एक यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, ये आगे 12th क्लास में आएगा कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? जब उनसे जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया क्या हो? 0। ऐसा क्यों है? जैसे ये 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट में अगर मैं जरा सा भी ऊपर नीचे पॉइंट कर दूंगा तो ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं बताओ? और जैसे ये पॉइंट इस पे आ जाएगा ए और सी पर, तो ये क्या हो जाएंगे?
कोलिनियर तो क्या बनेगी, लाइन। 3 पॉइंट से दो ही चीजें बन सकती हैं, क्या क्या, एक ट्राइंगल और एक लाइन। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हो रहा है इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बन रहा है, और ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो फिर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए कोलिनियर की कंडीशन क्या हो गई, क्या हो गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। बात को समझो ना, 3 पॉइंट के दो ऑप्शन हो गए, ज्वाइन करने से या तो लाइन या फिर ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं बन रहा तो ये डेफिनेट बात है, कंफर्म है कि क्या बन रहा होगा, स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। तो कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं तो उनसे जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया क्या होता है, 0। आ गई बात समझ में। प्रॉपर्टी है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो हम कर लेंगे बड़े आराम से। जैसे ट्राइंगल वाले केस में समझाता हूं। कोई भी एक ट्राइंगल आपको दिया जाएगा और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी दे दिए जाएंगे, x1 y1 x2 y2। और अब तुम्हें क्या करना है, अगर ट्राइंगल चेक करना है कि ट्राइंगल कैसा है तो आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकाल लोगे तीनों की, ए भी निकाल लोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर, BC भी निकाल सकते हो और CA भी निकाल सकते हो। जब तीनों साइड आ जाएं डिस्टेंस फॉर्मूले से और तीनों कैसी आ जाए, इक्वल, तो ट्राइंगल क्या हुआ, इक्विलेटरल। अगर वो तीनों में से दो साइड इक्वल है और तीसरी अनइक्वल है, 2 इक्वल है, थर्ड अनइक्वल, तो वो क्या है, और तीनों अनइक्वल है तो, और राइट एंगल के लिए ये पाइथागोरस है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। और पैरेललोग्राम के लिए, अब पैरेललोग्राम का कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, फिर ट्राइंगल तो देंगे नहीं, कोई क्वाड्रिलेटरल टाइप ही आएगा। अब इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इसमें आपको 6 वैल्यूज निकालनी है। देखो बेटा, कौन कौन सी 6 वैल्यूज निकालनी है, ऑल 4 साइड एंड बोथ, और कैसे निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। जब ये 6 वैल्यू आ जाएंगी तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। क्या अनइक्वल होते हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। तो कंडीशन क्या है फिर, ए बी इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, दूसरा बी सी इक्वल और डायगोनल, तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। और भी है, रोम्बस कब होगा, रोम्बस, रोम्बस की थोड़ी कंडीशन गलत लिख दी है, ये यहां इक्वल आएगा, यहां पे इक्वल आएगा ये, और स्क्वायर में भी इक्वल आएगा। ऑल 4 साइड इक्वल होती है ना, नहीं होती है क्या, तो रोम्बस या स्क्वायर में है, जैसे रोम्बस इस टाइप का होता है ऐसे ही होता है ना, तो रोम्बस की कंडीशन क्या होगी, ऑल 4 साइड इक्वल और डायगोनल अनइक्वल। और रेक्टेंगल में क्या होता है, देख के ही बता सकते हो, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। और स्क्वायर में क्या होता है,
डायगोनल भी इक्वल और ऑल फोर साइड भी इक्वल, डायगोनल इक्वल। आ गई बात समझ में? तो तुमको इनमें से कोई भी डायग्राम अगर आता है तो क्या करना है तुमको? डिस्टेंस फॉर्मूले से चारों साइड निकाल लेनी है और दोनों डायगोनल। जिसकी कंडीशन फुलफिल हो जाए वही डायग्राम है। ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे? जब हमको ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के इससे पहले दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं आपने। हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है और एक पढ़ा है 1/2 बेस इनटू हाइट, और एक वो पढ़ा है अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर। ये तीसरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें कब यूज करना है? अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में कोई ट्राइंगल आता है, कोई क्वेश्चन आता है और आपसे कहते हैं कि इसका एरिया निकाल के बताइए, तो ये फॉर्मूला बना लेना 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल का वैसे तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई, लेकिन ये जानकारी रखें, फॉर्मूला सिंपल है। क्वाड्रिलेटरल के अगर वर्टेक्स दिए हो, क्या पूछे? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे ये फॉर्मूला बताओ। अरे एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कितनी बार लिख दोगे? 4 बार लिख दोगे। ठीक है, 4 बार लिख दोगे, 4 टाइम्स। और इसके बाद 1 2 2 1, और 1 2 के बाद 2 3 3 2, फिर 2 3 के बाद 3 4 4 3, और फिर 4 1। सिंपल है, ऐसे बना सकते हैं। x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1। हाँ, यहाँ y3 होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? सभी को आ गया? जैसे स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है ये तो पता ही है कि स्ट्रेट लाइन 2 और मोर देन 2 या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, सॉरी 3 कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बन जाती है, या एनी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके भी बनती है स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पर ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, जरा इसको समझे। ये आपने 10th में भी पढ़ी होगी। 10th में जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, जैसे एलिमिनेशन मेथड से, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे, तो वो लाइन सब इस फॉर्म में होती थी। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, ऐसे। तो ये क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ABC यहाँ पे क्या है? रियल नंबर है। ये इमेजिनरी या अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होना चाहिए, रियल वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन समझ में आ गई। जनरल इक्वेशन का यूज क्या है? अच्छा ये बताओ। जनरल इक्वेशन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कहाँ हेल्पफुल रहा करेगी? जनरल इक्वेशन की सबसे बढ़िया खास बात क्या है कि जब कोई क्वेश्चन गिवन होता है ना, तो वो जनरल फॉर्म में या तो दिया रहेगा पहले से, नहीं तो हम बना लेंगे। और जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे स्ट्रेट लाइन का, जैसे कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपसे कहा कि लाइन की इक्वेशन निकालिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग किस फॉर्म में रख दिया करेंगे? जनरल फॉर्म में। कभी कभी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो जनरल फॉर्म में नहीं आती है, तो हम लोगों को ये फॉर्म बना के इससे कंपेयर कराना होता है। कंपेयर कराने से हमको किसकी वैल्यू मिल जाती है? ए की, बी की और
ठीक है, फिर वो फॉर्मूले बन जाते हैं एबीसी में। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। देखो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है, जब भी कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ की जाती है तो उसका जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ एंगल बनता है वो इंक्लिनेशन होता है। आप इस डायग्राम में देखिए, द एंगल सबटेंड बाय एनी लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। तो यहां पर ये दो एंगल दिख रहे हैं, एक ये थीटा है और एक ये भी है। तो इसमें ये किस तरफ है, ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ नहीं है क्या, ये वाला? तो इंक्लिनेशन कौन सी तरफ होगा, हमारा लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो किस तरफ होगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं, देखिए जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब इस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कौन सा है, यही है, ये किस तरफ है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होगा दैट एंगल इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, इंक्लिनेशन को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। आगे समझ में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करती है लाइन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन क्या होता है, अगर if we draw a line which intersect both the axis x and y axis, then the length of intercept cut by the line with x axis and y axis is called the intercept. इस डायग्राम को मैं बना रहा हूं, एक बार देखिए यहां पे, देखो जैसे ये एक्सिस हो गए और ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन ने एक्स एक्सिस को सपोज इंटरसेक्ट किया ए पर, और वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट किया, बी पर। तो ये जो ओरिजिन से लेके और एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है ना, जहां तक कट किया है ओ ए, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल ए से। और जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल बी से, ओ बी। तो इंटरसेप्ट कट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो वर्ड है वो दोनों एक्सिस के कंबाइंड फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। कई बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग अलग नहीं बोलते हैं, वो कह देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जब लिखा हुआ है तो आपको क्या समझना है कि वो एक्स एक्सिस के बारे में भी बात कर रहे हैं और वाई एक्सिस के बारे में भी। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, ए और बी। इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ए एंड बी, ठीक है। और इसी से एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर यही लाइन का इंटरसेप्ट नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर यही इंटरसेप्ट वाई के नेगेटिव की तरफ होगा नीचे, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये डायरेक्शन डिपेंड करता है, ए और बी की वैल्यू डिपेंड करती है कि लाइन किधर से ड्रॉ हो रही है। अगर ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स एक्सिस का भी और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी तो एक्स का पॉजिटिव हो जाएगा और वाई का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इंटरसेप्ट समझ में आ गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ये वर्ड याद कर लेंगे कि स्लोप या ग्रेडियंट जो है ना उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और स्लोप और ग्रेडियंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले में, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यहां पे 3 टाइप के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। पहला वाला है स्लोप का ही फॉर्मूला है, स्लोप कह लो या ग्रेडियंट, डिनोट किससे करते हैं, एम से। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, एम इक्वल टू टेन थीटा। तो एम इक्वल टू टेन थीटा जो फॉर्मूला है ना, ये थीटा के फॉर्म में है। और यहां पे थीटा क्या है, थीटा है लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लिनेशन। समझ गए। अगर कोई ऐसा लाइन आती है जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, एक लाइन है और उसकी आपको स्लोप निकालनी है, और वो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है पॉइंट के, x1 y1 और, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ग्रेडियंट का, स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन, और अगर जनरल इक्वेशन दी है, ये अभी बताई थी मैंने आपको, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, इससे भी स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्या फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि a अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ यानी b। तो स्लोप के 3 फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से, और m इक्वल टू माइनस a अपॉन, तीनों अलग अलग केस में। अगर थीटा दिया होगा फर्स्ट लगाओगे, पॉइंट दिए होंगे सेकंड लगाओगे, लाइन की इक्वेशन दी होगी तो थर्ड लगाएंगे। इतनी बात समझ गए। हेडिंग नंबर 11 में हम लोग बात कर रहे हैं ऐसी लाइंस की जो x एक्सिस के पैरेलल हैं या फिर y एक्सिस के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, जहां x और y को कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीन्स है कि लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसमें हम लोग ये फॉर्मूले देख लेते हैं, बड़े आसान है। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो y की इक्वल में कोई भी कांस्टेंट आएगा, वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो x के इक्वल में एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन चारों इक्वेशन के लिए अब हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ये x एक्सिस है तो इस पर्टिकुलर इस एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही y एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0। अब यहां देखें, जैसे ये जो लाइन है ना ये वाली, ये कितने डिस्टेंस पर है यहां से, ओरिजिन से a, तो ये पैरेलल किसके है, y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू a। ये देखा करो डिस्टेंस किसका है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसका है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x का, और वर्टिकल तो x का डिस्टेंस है तो x इक्वल टू है। यही नेगेटिव की तरफ होता तो माइनस है। ऐसे y में देख लो, ये वर्टिकल डिस्टेंस है किसका है, y का, तो पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू b, और अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता नीचे तो माइनस b। आया समझ में। और थोड़ा सा क्लियर करूं एक बार, देखो ये है x एक्सिस, x x डैश,
इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0। ये क्या है, y एक्सिस, इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0। ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। मान लो ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y एक्सिस के लिए x इक्वल टू है, नेगेटिव डायरेक्शन में वही a डिस्टेंस, नेगेटिव डायरेक्शन में तो x इक्वल टू, इधर कोऑर्डिनेट इसके a डैश के क्या होंगे, -a0, डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा नहीं। और ऐसे ये b डिस्टेंस है ऊपर और नीचे भी b है, तो ये पॉजिटिव की तरफ है और x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू, ये भी पैरेलल है तो y इक्वल टू। अब डिस्टेंस कितना है b और ये नेगेटिव डायरेक्शन में। अब समझ गए, सारी इक्वेशन आ गई समझ में, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन देखें। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, जैसे ये कोई भी लाइन है, और ये एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पॉइंट पर। अब अगर हमको ऐसी टू वैल्यूज दे दी जाए कि इसका वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दे दें और ये वाला एंगल थीटा दे दें, और ये इंटरसेप्ट दे दें जिसकी वैल्यू होगी सी, जब ये टू वैल्यूज गिवन होती है क्वेश्चन में कि उसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दिया है लाइन का और लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूले में m क्या है, स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला यहां पे क्या रहेगा, tan थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा आपको, थीटा। और c क्या है, इंटरसेप्ट कट बाय द लाइन ऑन द y एक्सिस, चाहे पॉजिटिव y एक्सिस पे हो या नीचे हो तो नेगेटिव y एक्सिस पे। अब जैसे जब भी स्ट्रेट लाइन हम लोग या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं, अब आगे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा, कॉनिक सेक्शन भी चलेगा, तो एक खास बात मैं तुम्हें बताता हूं कि ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो अपना इंपॉर्टेंस रखता ही है, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम देख रहे होगे मैं डायग्राम भी समझा रहा हूँ, मैं हेडिंग भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला भी कर रहा हूँ, और मैं फॉर्मूले में आने वाली चारों टर्म भी बता रहा हूँ। स्टूडेंट पता है क्या कहते हैं, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, हो गया। अरे क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का डायग्राम कैसा होता है, ये होता है। इस फॉर्मूले में c क्या है, m क्या है, ये सारी जानकारी होना चाहिए। और होगी कैसे, जब तुम ये फॉर्मूले पढ़ के और कॉपी पे ड्रॉ करोगे पूरा लिख के कि ये वाला फॉर्मूला ये है, इसका डायग्राम ये है, इस तरह से, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सभी को समझ में आई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m स्लोप है और c y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है पार्ट। नेक्स्ट, अगर यही जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन है ना, अगर ये ओरिजिन से पास होगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर लाइन ओरिजिन से पास होगी तो क्या होगा, जैसे कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं बताओ, तो जब लाइन ओरिजिन से पास होती है ना, तो क्या वो वाई एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट कट कर रही है, जवाब दें। क्या इस लाइन ने वाई एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट,
कोई लेंथ कट की है क्या? लेंथ कितनी है? 0। ओरिजिन से पास हो रहा है, वाई एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट कट नहीं हुआ, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जो फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें अगर हम सी 0 कर दें तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? वाई इक्वल टू एम एक्स। क्या ये बात क्लियर है सभी को? कौन सी फॉर्म है ये? इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, हर फॉर्मूले का अपना इंपॉर्टेंस है, और जैसे हेडिंग में लैंग्वेज लिखी है वैसे ही क्वेश्चन आएगा। जैसे इसका क्वेश्चन मैं बोल दूं कि अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1, 2 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये हेडिंग है इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन या ग्रेडियंट, और y1 और x1 क्या है? y1 और x1 क्या है? अरे x1 y1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। जैसे ये लाइन मान लीजिए किससे पास हो रही है? ये वाली लाइन ए से पास हो रही है ना, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। आया समझ में? ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट। ये कौन सा हुआ? लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। इससे पहले क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के केस में क्या होगा? जैसे ये कोई लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास हो रही है जिनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड, तो 2 पॉइंट से अगर देखो, एक फॉर्मूला 1 पॉइंट के लिए था, एक 1 पॉइंट वाला फॉर्मूला था इससे पहले, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और ये कौन सा फॉर्मूला है? 2 पॉइंट फॉर्मूला। इसमें दोनों पॉइंट दिए जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा लाइन का? y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई में, अगर दिमाग थोड़ा सा लगाया जाए तो ये पिछला वाला ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही तो लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्लोप है ना, अगर ये 2 पॉइंट के लिए स्लोप का फॉर्मूला देखो तो यही होता है। स्लोप m का 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन, तो बस जब 1 पॉइंट होता है तो m लेते हैं, 2 पॉइंट होता है तो y2 माइनस वाई वन अपॉन, सिंपल है। समझ आ गया? अगली हेडिंग कौन सी है? इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। एक कौन सी बताई थी? ऐसी एक और कौन सी थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं थी? y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वो कौन सी थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये कौन सी है? तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लाइन का ये दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट गिवन होता है, एक्स एक्सिस पर a और y एक्सिस पर। तो फॉर्मूला क्या होगा लाइन की इक्वेशन का? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इस फॉर्म की क्या खास बात है कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 1, y का कोफिशिएंट देखो ना यहाँ पे क्या है, y का कोफिशिएंट, और राइट हैंड साइड में भी क्या है, और जो अपॉन में वैल्यू आ रही है वो कौन है बताओ? x के अपॉन में और y के अपॉन में जो वैल्यू है वो क्या है? वो इंटरसेप्ट है। x के अपॉन में a है, तो a क्या है? इंटरसेप्ट। a x एक्सिस का इंटरसेप्ट है और b, तो जब हमको ये इंटरसेप्ट दिए जाएंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। आ गई ये वाली बात समझ में? अगला नेक्स्ट क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन।
पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला देखें, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1, x2 y2 लिख दिया है ना, गलत कर दिया है। 17 नंबर है ना। देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन को समझिए। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं? जब हमें ये पता हो कि लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और वो लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट और एंगल भी पता होगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये थीटा के फॉर्म में है तो इसको क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन। हियर थीटा इज अ पैरामीटर। ठीक है, थीटा इंक्लिनेशन भी है पर उसको पैरामीटर भी बोलेंगे। पैरामीटर वो होते हैं जब x और y वेरिएबल में कोई एक थर्ड वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल क्वांटिटी इंक्लूड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x और y आ रहे हैं और फॉर्मूले में एक थर्ड क्वांटिटी और आ गई है, कौन? थीटा। तो ऐसी थर्ड क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और जिन इक्वेशंस में पैरामीटर होते हैं उन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जितनी भी होंगी ना कर्व में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उनमें x और y तो आएगा ही आएगा, उनके साथ एक पैरामीटर और आएगा। वो पैरामीटर आपका थीटा भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वहां बताया जाता है कि ये है पैरामीटर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में एक और खास बात है, अगर हमको इस लाइन पर कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कोई एक पॉइंट लेना है जिसका इससे डिस्टेंस कितना है? r, और p के कोऑर्डिनेट मान लीजिए अननोन x y, तो ये p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का मेथड क्या है? इसके लिए मेथड क्या है? तो कोई भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन को आरलेट कर लेते हैं। आरलेट कर लेते हैं। इससे x की वैल्यू इसको लेंगे, x के इक्वल लेंगे r के साथ x की टर्म को, तो x माइनस x1 इक्वल टू क्या होगा? ये x वाली टर्म को r के साथ लिया, cos इधर गया तो क्या हुआ? r cos थीटा। x1 को इधर ले लेंगे तो x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा। ऐसे ही y माइनस y1 की वैल्यू, तो y की वैल्यू, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। किसके कोऑर्डिनेट हो गए?
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ब्रैकेट में x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा। तो ये कौन सी फॉर्म पढ़ी है यहाँ पे आपने? पैरामीट्रिक इक्वेशन। और उसमें एक पॉइंट क्या था हमारा कि अगर लाइन पर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए हम लाइन की इक्वेशन को r लेट करेंगे। r लेट करके जो x और y की वैल्यू आएंगी वही क्या हुआ करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन देखें। नॉर्मल इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं लाइन का। ये परपेंडिकुलर फॉर्म भी है। क्या फॉर्मूला है इसका? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इस फॉर्मूले में x और y तो वेरिएबल है, x और y तो पहचान है कि अगर x और y आ रहे हैं या उनमें से कोई भी एक वेरिएबल भी आ रहा है तो वो किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में क्या ऐसा जरूरी है दोनों आने चाहिए? x और y दोनों का आना जरूरी है क्या? अभी पैरेलल टू x एक्सिस इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू b। और पैरेलल टू एक्सिस क्या थी? पैरेलल टू x एक्सिस थी y इक्वल टू b और पैरेलल टू y एक्सिस थी x इक्वल टू a। तो उसमें अकेले x और y आ रहे थे। ऐसे नॉर्मल फॉर्म को समझो। डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन का आपको ये वाला डिस्टेंस दिया जाता है ना, कौन सा? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर है ये वाले डिस्टेंस, ये 90 डिग्री का है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया जाएगा ये वाला OD जिसकी वैल्यू है P, और इस परपेंडिकुलर ने एंगल भी बनाया हुआ है x एक्सिस से, वो एंगल क्या है? अल्फा। जब ये दोनों वैल्यू दे देते हैं, जैसे डायग्राम बना, लाइन ड्रॉ हो गई और लाइन का ये डिस्टेंस दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, या उस परपेंडिकुलर का एंगल दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। क्वेश्चन चेंज होके भी आ जाएगा। मैं एक ऐसी इक्वेशन दे दूंगा और आपसे कहूंगा p निकालो, अल्फा निकालो, तो उस इक्वेशन को तुम इस फॉर्मूले से क्या करोगे? कंपेयर करोगे तो जो कॉस और साइन के साथ एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? अल्फा। और जो इक्वल टू में वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? p। ठीक है। तो p को क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन। और अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द परपेंडिकुलर विथ एक्स एक्सिस। ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन के हो गए फॉर्मूले। अभी इसमें कंडीशन वाले आ गए। देखिए, कोई भी टू इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है और अगर ये कंडीशन हम यहाँ पे समझना चाहें कि वो दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी? तो उसके लिए ये जो कोफिशिएंट का रेशियो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये कैसा होना चाहिए? इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लाइन 1 है L1, 2x प्लस 3y प्लस 1, और एक लाइन L2 है 4x प्लस 6y प्लस 2। तो क्या ये सेम लाइन है? ये दोनों लाइन सेम क्यों है? क्योंकि इनके कोफिशिएंट का रेशियो अगर हम लेके देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 1/2।
समझ आ गया ये एग्जाम्पल? नेक्स्ट फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस। कोई भी टू स्ट्रेट लाइंस गिवन हो, ये फर्स्ट लाइन L1 है, ये सेकंड लाइन L2 है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पर। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है इनके बिटवीन, थीटा। तो ये जो एंगल है वो इनकी स्लोप या ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए लाइन L1 की स्लोप m1 है और लाइन L2 की स्लोप m2 है। तो m1 और m2 स्लोप के टर्म्स में इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा का मॉड्यूलस में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड्यूलस इसलिए लगाया गया है कि हमेशा एक्यूट एंगल में लिया जाएगा 0 से 90। 90 से 180 में जाते हैं तो tan नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। tan फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में तो tan नेगेटिव है ना। तो वो मॉड्यूलस से क्या होता है, जो भी एंगल है वो 0 से और 90 के बीच में आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। m1 जैसा कि मैंने बोला अभी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन और m2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। ये मैंने डायग्राम बनाया है इसका, और ये फॉर्मूला हो गया है एंगल बिटवीन टू लाइन। समझ में आ गया ये फॉर्मूला? tan थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्योंकि ये मॉड के अंदर है इसलिए m1 माइनस m2 हो या m2 माइनस m1 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको समझेंगे हम लोग। टू लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, m1 इक्वल टू m2। जैसे ये हेडिंग नंबर 20 का डायग्राम है, तो मैं 21 के लिए इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, और इनकी स्लोप क्या है m1 और। तो पैरेलल लाइंस जो होती है उनकी स्लोप क्या हो जाती है, इक्वल। पैरेलल लाइन के लिए एंगल क्या होगा दोनों के बीच में? अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है तो क्या होगा? दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो एंगल या तो 0 होगा, मिल गई, एंगल 0 होगा या 180। तो अगर मैं इसमें थीटा 0 रखता हूं तो ये मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई से ये टर्म 0 में चली जाएगी, और 0 है मॉड हटा दें, मॉड हटा के प्लस माइनस 0 होगा तो वो 0 ही आएगा। और अगर इससे m2 को इधर ले आए तो m2 इक्वल टू m1। समझ गए फॉर्मूला कैसे बना? और ये याद भी रहेगा कि टू लाइंस अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब आ जाइए परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या होगा, एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना। 22 में इफ लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर then angle between them will be a right angle 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे थीटा 90 रखेंगे तो tan 90 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन इन्फिनिटी 1/0, और ये मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई ये 1 में चला गया, 0 का इसमें हो गया, 1 इधर जाएगा तो m1 m2 इक्वल टू -1। समझ गए दोनों कंडीशंस? पैरेलल के लिए क्या समझ गए, क्या सीख गए? लाइंस पैरेलल होंगी इफ स्लोप आर इक्वल m1 इक्वल m2, और लाइंस परपेंडिकुलर होंगी अगर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। हाँ, बड़े अच्छे फॉर्मूले हैं दोनों। इक्वेशन ऑफ अ लाइन parallel to a given line and equation of a line perpendicular to a given line। अगर आपको एक लाइन दे रहे हैं जनरल फॉर्म में, कोई भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द लाइन परपेंडिकुलर टू और पैरेलल टू
अ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दे दी। तो तुम्हें क्या करना है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन के लिए उसके कांस्टेंट को हटा देना है और क्या प्लस कर देना है, अपनी तरफ से एक कांस्टेंट लैम्डा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। जैसे मैं कहूं कि लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो तुम बताओ पैरेलल लाइन की क्या होगी, बताइए आप लोग जल्दी। 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल 0 है, तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बोले सभी, 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और अगर मैं लाइन बोलता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 0, फिर पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्या मतलब है कहने का, कि कांस्टेंट हो या ना हो आपको हटाना है और कुछ की जगह क्या प्लस करना है, लैम्डा। क्या ये बात सभी समझ पाए, समझ आ गया? हाँ, पैरेलल लाइन के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट है तो हटा देते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, प्लस क्या करना है, लैम्डा। ये फॉर्मूला किसके लिए है, इसके परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर लाइन में आप देख लो ये दोनों बदल गए, b की जगह a और a की जगह b आ गया, और बीच में प्लस साइन था वो, और कांस्टेंट हटा देंगे और लैम्डा, यानी दोनों में ही कांस्टेंट हटा के लैम्डा तो लेना है। इसमें क्या है, ये एक्स वाई की टर्म सेम रहेंगी, इसमें क्या होगा, एक्स और वाई में कोफिशिएंट चेंज और बीच की वैल्यू का साइन चेंज। जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूं 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 4x माइनस 3y प्लस, ठीक है। यहां पर दो नोट डले हुए हैं बहुत स्पेशल, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है और वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है। वैसे ये दोनों पॉइंट वहीं पर लिख लेना आप लोग, कहाँ पे, जहाँ स्लोप या ग्रेडियंट के 3 फॉर्मूले बताए हैं ना। अब देख तो यहाँ लिए, मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। समझ लो पहले, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए ये एंगल 0 हो जाएगा क्या, नहीं सुनी मेरी बात। जब एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से ही एंगल 0। तो तुम्हें पता है जो स्लोप का फॉर्मूला है m इक्वल टू टेन थीटा, उसमें ये थीटा एंगल लाइन का है ना एक्स एक्सिस से, और यही लाइन अगर इस पे ओवरलैप कर गई तो थीटा क्या हो गया। और अगर मैं इसमें 0 रख दूंगा तो tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जो एक्स एक्सिस की स्लोप है वो क्या होती है, 0। अच्छा, वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, 90। यहाँ पे थीटा 90 रखेंगे तो स्लोप क्या आएगी, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस की स्लोप नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइंस passes through point x1 y1 and which make angle alpha
with the line ax plus by plus c इक्वल टू 0। लाइन है, ध्यान देना, एक पॉइंट है ए और इस पॉइंट से ये एक लाइन L1 है, लाइन 1 और ये लाइन 2, ये दोनों पॉइंट ए से क्या कर रही है, पास हो रही है। ठीक है, पॉइंट ए से पास हो रही है और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1। आगे बढ़ते, विच मेक एंगल अल्फा विद द गिवन लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। एक लाइन और है, क्या इक्वेशन है इसकी, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू, और इस लाइन से इनने एंगल क्या बनाया है, अल्फा। ठीक है, डायग्राम फिर से बना दूं तो कैसा रहेगा, देखो जैसे ये लाइन है और एक लाइन और है, ये है लाइन 1, ये है लाइन 2, दोनों पॉइंट ए से पास हो रही हैं, कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक लाइन गिवन है, ये क्वेश्चन में दी जाएगी आपको, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। इससे दोनों लाइन इक्वल एंगल बना रही है, ये ध्यान रखना। बोथ लाइन मेक्स सेम एंगल विथ लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। देन combined formula for the combined equations of line 1 and line 2 is y minus y1 equal to m plus minus tan alpha upon 1 minus plus m tan alpha मल्टीप्लाई में x माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और एक और गिवन लाइन है उससे सेम एंगल बनाया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा इंटू x माइनस x। अगला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो अब एनसीईआरटी सिलेबस से रिड्यूस हो चुके होंगे, तो एक्सरसाइज में हो सकता है नहीं भी लगे, पर हम लोग ये जो पढ़ लेंगे तो ये हमारे काम बहुत आने वाली है, ये ऐसी चीज है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन से पास हो रही है, देखो ये है लाइन 1, ये है लाइन 2 और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है कौन सा, O। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है ना, ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। मान लो लाइन 1 की इक्वेशन है कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इसकी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड लाइन इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, ये भी लिख सकते हैं, दोनों से ये आंसर सेम आते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है L2 प्लस, मतलब कहने का मतलब है फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड लाइन इक्वल टू 0, सिंपल फॉर्मूला। देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। देखें जैसे ये कोई लाइन है
और एक पॉइंट से ये लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। डायग्राम ये वाले बनाना, इनको मत बनाना। ये मैंने पॉइंट ले लिया है ए और ये परपेंडिकुलर है डी, और परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और y1, और लाइन की ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन है। तो अगर हमको ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p निकालना है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पढ़ें एक बार। मॉड्यूलस में लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो p इक्वल टू मॉड में ax1, इससे बनेगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट में इसके x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट। तो फॉर्मूला हो गया ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये? अगर किसी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर यही परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ हो जाए, अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा देन तो क्या होगा, ये ओरिजिन हो गया, कोऑर्डिनेट 0 0, लाइन वही है और ये परपेंडिकुलर है, ये P। तो ओरिजिन के लिए ये कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। तो अभी मैंने वो फॉर्मूला जो पिछली वाला तुमको बताया वो क्या था, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट। अगर हम इसमें x1 और y1 की वैल्यू 0 0 रख दें तो क्या होगा, पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट 0 0 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला क्या बन के आ गया मॉड में, सी अपॉन अंडर रूट। समझ गए फॉर्मूला, समझ गए? ये पॉइंट के लिए होता है और ये ओरिजिन के लिए। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ भी दिए हैं तो ये वाला लगाओ, और अगर ओरिजिन है तो सीधा मॉड में सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, और एबीसी की वैल्यू कहां से आएंगे, एबीसी ये लाइन में जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है a, जो y का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट है वो c। अगला फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला देख लें, यहां पे समझ लें। देखिए ये लाइन 1 है, फर्स्ट इक्वेशन। अगर ये पैरेलल है ना तो इनकी स्लोप भी इक्वल होंगी। हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, इनका रेशियो इक्वल होगा। पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो इनके कोफिशिएंट का जो रेशियो वो इक्वल होगा। क्यों होगा मैं बताता हूं। ये बताओ लाइन 1 की स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बोला करो, इतना टाइम क्यों लेते हो? हा? घर से पढ़ के आए ना, कल बोला था याद करके आना। ये होता है फॉर्मूला, बताया ऐसा कुछ, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का, और m2 का माइनस a2 अपॉन। अगर ये पैरेलल है तो इनकी स्लोप इक्वल होंगी कि नहीं बताओ, m1 इक्वल टू, तो माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल टू माइनस, तो माइनस से माइनस काटे, a1 के नीचे a2 को ले आए और इधर b1 ले गए, और ये b2 सही लिखा है मैंने। पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू, ये भी याद कर लेना आगे काम आएगा। अगर लाइन पैरेलल है तो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो कैसा होता है, इक्वल।
अब डिस्टेंस है ए बी, ये दोनों लाइन है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस में P1 माइनस P2, ऐसे याद कर लेंगे। और P1 P2 यहाँ से बनेंगे, देखो जैसे ये P है, जैसे ये P है, अगर P1 बोलूँगा तो यहाँ C1 A1 B1, और P2 बोलूँगा तो C2 A2 B2। तो अब तुम देखना, अच्छा फॉर्मूला यही लिखा है, P1 का C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1, और P2 का C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस के लिए ये ध्यान रखें कि ए बी इक्वल टू मॉड्यूलस में P1 माइनस P2 होता है। अच्छा, ये डेफिनेशन है एक दो, वैसे तो डेफिनेशन बहुत सारी होती है ज्योमेट्री में। ऑर्थो सेंटर तुम जानते हो क्या होता है? ऑर्थो सेंटर किसी भी सर्कल में, ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होते हैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं ना, उन परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को क्या बोलते हैं? जैसे ये ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल है, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाए ये 90 डिग्री पे, तो ये परपेंडिकुलर जहां कट करते हैं ना वही होता है ऑर्थो सेंटर H। ये H ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, आया समझ में? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल मीट या इंटरसेक्ट। और एल्टीट्यूड तो जानते ही होगे, altitude is the line passes through the vertex and perpendicular to the opposite side is called the altitude। ये बना लेना जब ये नोट करो, ठीक है।